श्री मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे एक सूची तैयार करें जिसमें दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुओं के नाम हों। उन सभी चीजों की पूरी लिस्ट बनाई है जिन्हें प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, सेल्फ केयर आइटम्स, उसके अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है कि हम जाने अनजाने में उन विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके विकल्प भारत में आसानी से उपलब्ध है। अब कसम खाई है कि मैं उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा जिनमें हमारे देशवासियों की मेहनत और पसीना लगा हो। श्री मोदी ने कहा कि हम नए साल पर अनेक संकल्प लेते हैं और इस साल हमें जो संकल्प लेना है वो निश्चय ही देश के लिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय आ गया है जब हमें श्रेष्ठ गुणवत्ता का सामान तैयार करना है। उन्होंने स्टार्टअप और उद्यमियों से भी इस दिशा में कार्य करने की अपील की। हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी साफ संदेश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता न करें। बात तो सही है। जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्री लीडर से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब ये सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय। प्रधानमंत्री ने कहा कि केसरिया रंग सदियों से कश्मीर से जुड़ा रहा है और इस साल मई में कश्मीरी केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग मिला है। क्वालिटी की बात करें तो कश्मीर का केसर बहुत यूनिक है और दूसरे देशों के केसर से बिल्कुल अलग है। कश्मीर के केसर को GI टैग रिकॉग्नाइजेशन से एक अलग पहचान मिली है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि कश्मीरी केसर को GI टैग का सर्टिफिकेट मिलने के बाद दुबई के एक सुपरमार्केट में इसे लॉन्च किया गया। अब इसका निर्यात बढ़ने लगेगा। यह आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारे प्रयासों को और मजबूती देगा। केसर के किसानों को इससे विशेष रूप से लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत में 2014 और 2018 के बीच तेंदुओं की संख्या में 60% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक के युवा ब्रिगेड नाम के संगठन के नौजवानों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके प्रयासों से श्रीरंगपट्टनम में एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि करुणा और पक्के इरादे दो ऐसे उपाय हैं जिनसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। 2 दिन पहले मनाई गई गीता जयंती का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जीवन के सभी क्षेत्रों में गीता लोगों को प्रेरित करती है। गीता हमें हमारे जीवन के हर संदर्भ में प्रेरणा देती है, लेकिन गीता की विशिष्टता ये भी है कि ये जानने की जिज्ञासा से शुरू होती है। गीता की ही तरह हमारी संस्कृति में जितना भी ज्ञान है सब जिज्ञासा से ही शुरू होता है। वेदांत का तो पहला मंत्र ही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात आओ हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें। जिज्ञासा आपको लगातार नए के लिए प्रेरित करती है। यानी जब तक जिज्ञासा है तब तक जीवन है, जब तक जिज्ञासा है तब तक नया सीखने का क्रम जारी है। इसमें कोई उम्र, कोई परिस्थिति मायने ही नहीं रखती। प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें आज ही के दिन देवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर के इम्फाल में 7 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर के युवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी की बहुत अधिक कुशलता है और प्रधानमंत्री मोदी को भी इसकी पूरी जानकारी है। मणिपुर के युवाओं के लिए एक नए रास्ते खोलने वाला काम ये ITSEZ को है। एक दृष्टि से चाहे पहाड़ हो या मैदान हो, मणिपुर के हर क्षेत्र को विकास की दृष्टि से जोड़ने वाला आज महत्वपूर्ण काम हुआ है। ये ITSEZ में ये बनने के बाद यहाँ के GDP में सालाना 4,600 करोड़ रुपया की वृद्धि होने वाली है। फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में काफी कुछ करना बाकी है। एक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज अगर आप मणिपुर में खोलते हो
तो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य के बच्चे यहाँ पर एक होते। श्री शाह ने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को बिल्कुल महत्व नहीं दिया और उन्हें हमेशा उपेक्षित रखा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस क्षेत्र का 40 से अधिक बार दौरा किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मणिपुर में भाजपा के सत्तासीन होने के बाद से इस राज्य में घेराव और उथल-पुथल की स्थिति समाप्त हो गई है। अब राज्य विकास का एक आदर्श बन चुका है। राज्य में विकास के साथ साथ सामुदायिक सौहार्द भी बना हुआ है। इससे पहले कल रात गृह मंत्री ने गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी की असम राज्य कोर समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की चुनाव रणनीति पर चर्चा हुई। असम में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष होंगे। श्री शाह ने बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लागू करने पर भी विचार विमर्श किया। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 8 में से 6 वार्ड जीतकर पासीघाट नगर निगम परिषद पर कब्जा कर लिया है। 20 सदस्यीय ईटानगर नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 10 सीटें जीत ली हैं, जो बहुमत से 1 कम है। पार्टी ने पंचायत चुनावों में 137 में से अब तक 121 जिला परिषद सदस्य की सीटों पर जीत हासिल करके स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। भाजपा ने ग्राम पंचायत सदस्य की कुल 8,215 सीटों में से 2,688 सीटों पर जीत हासिल की है। किसान संघ मंगलवार को सवेरे 11 बजे सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कल बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार के साथ एक और दौर की बातचीत करने का निर्णय किया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को आंदोलनकारी किसान संगठनों को पत्र लिखकर उन्हें फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसानों के सभी मुद्दों पर बातचीत करने और उनका समाधान निकालने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी। देश में पिछले 24 घंटों में 21,400 रोगी कोविड से ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 95.82% हो गई है। अब तक कुल 97,61,500 से अधिक लोग महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 18,700 से अधिक नए मरीज सामने आए और इसी के साथ कुल मरीजों की संख्या 1,01,87,800 से अधिक हो गई है। इस समय देश में मरीजों की संख्या 2,78,600 है। 170 दिनों के बाद पीड़ितों की ये सबसे कम संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने कोरोना महामारी से निपटने में एक और कीर्तिमान प्राप्त किया है। दैनिक नए रोगियों की संख्या 6 महीने के बाद 19,000 से नीचे के स्तर पर आई है। उपचाराधीन रोगियों की संख्या में भी लगातार गिरावट का रुझान बना हुआ है। इस समय भारत में रोगियों की संख्या देश में संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों की कुल संख्या के मुकाबले सिर्फ 2.74% रह गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि अब तक देश भर में 16,81,02,600 से अधिक कोविड की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2021 के लिए परीक्षाओं की तारीख बृहस्पतिवार को घोषित की जाएगी। CBSE प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च के महीने में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करता है तथा नवंबर में परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा करता है। हालांकि इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम में देरी की गई है। CBSE बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के बाद ऑफलाइन तरीके से आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल धर्म स्वातंत्र्य यानी धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 पारित कर दिया। इस विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत किसी महिला को धर्म को जबरन परिवर्तित करने की सजा 10 वर्ष और कम से कम जुर्माना 50,000 रुपए किया गया है। नाबालिगों समूहों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों के धर्म परिवर्तन कराने के मामलों में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रस्तावित अधिनियम के तहत इस प्रकार के धर्म परिवर्तन करने वालों के अभिभावकों सहित रिश्तेदार भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। महाराष्ट्र के जोहर और मुखाड़ा के जनजातीय इलाके आमतौर पर बच्चों में कुपोषण, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसे मुद्दों के लिए जाने जाते हैं। इस इलाके में आमतौर पर धान और रागी जैसे अनाज की खेती होती है।
लेकिन इन फसलों की जगह अब यहाँ के किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती करना शुरू कर दिया है। आज ये भारत में मीलों दूर कई स्थानों को जोड़ रहा है। अगले 4 से 5 वर्षों में ढांचागत सुविधाओं पर 110 लाख करोड़ से अधिक रुपए खर्च करने की सरकार की योजना का धरातल पर पता चल रहा है। इसमें से केवल राजमार्गों के विकास के लिए 19 लाख करोड़ से अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 21 सितंबर को बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए कहा था कि आज राजमार्गों का निर्माण वर्ष 2014 से पहले की तुलना में दोगुनी गति से किया जा रहा है। 2014 से पहले की तुलना में आज हर रोज 2 गुनी से भी तेज गति से हाईवे बनाए जा रहे हैं। हाईवे निर्माण पर होने वाले खर्च में भी 2014 से पहले की तुलना में लगभग 5 गुना बढ़ोतरी की गई है। आने वाले 4-5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 110 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से भी 19 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट सिर्फ हाईवे से जुड़े। साथियों, रोड और कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने के इन प्रयासों का बिहार को भी भरपूर लाभ हो रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर की 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। वे कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर जयशंकर कतर के अन्य विशिष्ट गणमान्य लोगों से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री बनने के बाद डॉक्टर जयशंकर की ये पहली कतर यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान वे कतर के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय मुद्दों सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी विचार विमर्श करेंगे। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने 82 रन की महत्वपूर्ण बढ़त बना ली है। आज दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर 277 रन बना लिए थे। कप्तान अजिंक्य रहाणे 104 और रविंद्र जडेजा 40 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले शुभमन गिल 45, ऋषभ पंत 29, हनुमा विहारी 21 और चेतेश्वर पुजारा 17 रन बनाकर आउट हुए। कल भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 195 रन पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने 4, रविचंद्रन अश्विन ने 3 और मोहम्मद सिराज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 4 मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने इस वर्ष 22 परियोजनाएं पूरी की और सीवरेज अवसंरचना, प्रदूषण नियंत्रण, वृक्षारोपण और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित 557 करोड़ रुपए से अधिक की 17 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि पहली बार नमामि गंगे के अंतर्गत जिला स्तर पर कार्य कर रहे अधिकारियों को सम्मान देने के लिए इन्हें लोक प्रशासन योजना के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के तहत लाया गया है।